स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड जिसकी यूनिट फर्स्ट जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्र कला के कार्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन जाल एवं हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। इससे पिछले वीडियो में हम न्यूक्लियस के शेप एंड साइज एंड नंबर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करा चुके हैं और इसी कड़ी में आज हम आपको केंद्र कला के कार्य और न्यूक्लियोप्लाज्म आदि के बारे में डिटेल में स्टडी कराएंगे। तो हम यहाँ पर केंद्र कला के कार्यों में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को साइटोप्लाज्म से सेपरेट एवं उसको सुरक्षित रखने का कार्य करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियोप्लाज्म के मध्य में पदार्थों के स्वतंत्र विनिमय पर कंट्रोल किया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा अनेक पदार्थों का चयनित विधि से अनुमति प्रदान करने का कार्य किया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियोप्लाज्म के मध्य में पीएच में अंतर बनाए रखने का भी कार्य किया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्वयं की रचना में कोशिका की कार्य की स्थिति के अनुरूप परिवर्तन करना एवं इसकी स्वयं की आकृति को बनाए रखने का भी कार्य करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपने आवरण पर पटलिकाएं एवं वेसिकल्स का निर्माण करके अंत प्रतिजालिका के गठन में परिवर्तन करना एवं साइटोप्लाज्मिक जो घटकों को आसंजन हेतु सतह प्रदान करने का भी कार्य करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स की बाह्य झिल्ली जिस पर विशिष्ट प्रोटीन्स, एंजाइम्स, प्रतिजैविक एवं अन्य रसायनों के संश्लेषण में भाग लेती है और इस पर राइबोसोम भी अटैच होते हैं। अब हम आपको न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर शेप या केंद्रक रस के बारे में बताते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ आंतरिक द्रव्य केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस या कैरियोलिम्फ कहलाता है। यह एक स्वच्छ ग्रेन्युलर होमोजेनस प्रकृति का पारभासी तरल होता है। यह कम श्यानता वाला कोलाइडियल प्रकृति का जटिल पदार्थ होता है जो कि जेल एवं सॉल अवस्थाओं में कोशिका की कार्य की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ट्राइफॉस्फेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स जिसके अंतर्गत आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, डीएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लिएजेज आदि एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। और साथ में खनिजों में कैल्शियम और मैग्नीशियम और कुछ इलेक्ट्रॉन्स तथा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स कण आदि भी उपस्थित होते हैं। इसके अंतर्गत न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए व आरएनए भी पाए जाते हैं। लिपिड्स की मात्रा भी अल्प होती है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसका जो केमिकल जो रासायनिक संगठन है उसको भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले स्टोन प्रोटीन्स, नॉन स्टोन प्रोटीन्स प्रकार के इसके अंतर्गत प्रोटीन पाए जाते हैं। स्टोन प्रोटीन क्षारीय अमीनो अम्लों से बने कम अणुभार के व नॉन स्टोन प्रोटीन सरल प्रोटीन होते हैं जिनका अणुभार अधिक होता है। अम्लीय प्रोटीन फॉस्फोप्रोटीन के रूप में तथा क्षारीय प्रोटीन न्यूक्लियो स्टोन्स व न्यूक्लियो प्रोटेमिन के रूप में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं इन एंजाइम्स में राइबोन्यूक्लिएज, डाइपेप्टिडेज, क्षारीय फॉस्फेटेज आदि टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि डीएनए व आरएनए के संश्लेषण में सहायता करते हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज, एडिनिजेज, डीएमिनेजेज, एनोलेज आदि एंजाइम्स न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, जिंक, कॉपर आदि टाइप के मिनरल्स भी न्यूक्लियोप्लाज्म में, केंद्रक रस में उपस्थित होते हैं। अब हम आपको क्रोमेटिन जाल के बारे में, क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में बताते हैं कि केंद्रक में डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह प्रोटीन्स के साथ जटिल बनाते हुए एक जटिल कॉम्प्लेक्स टाइप की संरचना बनाते हुए पाया जाता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। और यह क्रोमेटिन नाम फ्लेमिंग ने 1879 में फ्लेमिंग के द्वारा यह नाम दिया गया था और इन्होंने इनको एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर के रूप में अध्ययन किया
और यह एक श्यान जेली समान पदार्थ होता है जो कि डीएनए, आरएनए, क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है और यह क्षारीय अभिरंजन ग्रहण करता है और केंद्र की इंटरफेज में क्रोमेटिन धागे समान कुंडलित लंबी रचनाओं क्रोमेटिन तंतु या क्रोमेटिन पदार्थ कहलाता है। ग्रीक भाषा से लिए गया ये शब्द क्रोमा मीन्स कलर का मीन्स आशय एक रंगीन पदार्थ से होता है जो कि एक क्षारीय अभिरंजन फुक्सिन, जिम्मा, ओरेसिन को ग्रहण करता है। कोशिका के विभाजन काल में यह क्रोमेटिन पदार्थ कंडेंस्ड होकर मोटी धागे या रिबन जैसी रचना क्रोमोसोम गुणसूत्र के रूप में दिखाई देता है। इनकी संख्या, आकृति, आमाप प्रत्येक जाति हेतु एक निश्चित होती है। इस प्रकार क्रोमेटिन तंतु विस्तृत प्रकार के या वल्लित अवस्था में गुणसूत्र बनाते हुए केंद्रक द्रव में पाए जाते हैं। अब हम आपको यहाँ पर हेटेरोक्रोमेटिन एवं यूक्रोमेटिन के बारे में डिटेल्स में बताते हैं कि सेल साइकिल की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान जो कोशिका चक्र की जो डिफरेंट स्टेजेस होती है उसके दौरान गुणसूत्र के कुछ खंड कम व कुछ ज़्यादा कंडेंस्ड संघनित हो जाते हैं, अतः इनकी मोटाई में अंतर भी दिखाई देने लगता है और यही क्रिया हेटेरोपिक्नोसिस कहलाती है। हेटेरोपिक्नोसिस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव हेटेरोपिक्नोसिस अधिक संघनन के तथा नेगेटिव हेटेरोपिक्नोसिस अल्प संघनन के कारण होती है। वे क्रोमोसोम्स जो कि इंटरफेज के दौरान संघनित बने रहते हैं उन्हें हम हेटेरोक्रोमोसोम्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम कीटों के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं एवं ऐसे गुणसूत्र जो इंटरफेज में एक्सटेंडेड विस्तृत अवस्था में बने रहते हैं उनको हम यूक्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ दो प्रकार का होता है, हेटेरोक्रोमेटिन एवं यूक्रोमेटिन। वह क्रोमेटिन पदार्थ जो किसी भी अवस्था में हेटेरोपिक्नोसिस की क्रिया दर्शाता है वो हेटेरोक्रोमेटिन प्रकार का होता है, जबकि जिस पदार्थ में कभी भी हेटेरोपिक्नोसिस की क्रिया नहीं दर्शाई जाती उसे हम यूक्रोमेटिन प्रकार का कहते हैं। स्टेनिंग अभिरंजन दिए जाने पर क्रोमेटिन के कुछ भाग हल्के व कुछ गहरे रंग से अभिरंजित होते हैं और यह क्रिया हेटेरोपिक्नोसिस कहलाती है। हिटज के अनुसार इंटरफेज एवं प्रोफेज अवस्था में क्रोमेटिन पदार्थ के वे भाग जो गहरे अभिरंजित होते हैं उनको हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं और हेटेरोक्रोमेटिन क्रोमेटिन के अत्यंत संघनित क्षेत्र होते हैं, कंडेंस्ड क्षेत्र होते हैं जो कि दाने या मोती समान बीडेड लाइक क्रोमोमियर्स बनाते हुए पाए जाते हैं और इनकी मोटाई 250 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है। इसके बड़े कण कैरियोसोमा या क्रोमोसेंटर्स कहलाते हैं। यह न्यूक्लियोसोम्स के सोलिनॉइड प्रकार के कुंडलन से बने होते हैं। इनमें ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया नहीं होती, सक्रिय जीन एब्सेंट होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन पर पीएच, टेम्परेचर, एंजाइम्स, पॉइजन व अन्य फैक्टर्स का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी प्रतिकृति G2 या डिलेड या विलंबित S प्रवस्था में बनाई जाती है। इस क्रोमेटिन पदार्थ में आरएनए की मात्रा यूक्रोमेटिन भाग की अपेक्षा अधिक होती है। यह मेटाबॉलिक एवं जेनेटिकली रूप से निष्क्रिय पैसिव क्षेत्र होता है। इसमें डीएनए की मात्रा भी कम होती है। अब हम आपको यूक्रोमेटिन के बारे में बताते हैं। यूक्रोमेटिन डीएनए कम अभिरंजन ग्रहण करने वाले क्षेत्र होते हैं। इसकी कुंडलन एवं संघनन गहरा नहीं होता एवं मेटाबॉलिक एवं जेनेटिकली रूप से एक्टिव क्रोमेटिन पदार्थ होता है। यह ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हेतु एक्टिव होता है एवं अनेक कारकों जैसे कि पीएच है, टेम्परेचर है, हार्मोन्स है, पॉइजन्स है आदि से यह इफेक्टेड होता है। न्यूक्लियर डिवीजन के समय यह एस प्रवस्था में अपनी प्रतिकृति बनाता है एवं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर की क्रिया केवल यूक्रोमेटिन वाले भाग में ही होती है। सामान्य न्यूक्लियोसोम्स की अपेक्षा यह 3 से 8 गुना अधिक मोटाई रखता है और संभवतः ऐसे शिथिल कुंडलन के कारण होता है। यह क्रोमेटिन का 30 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटाई वाला पदार्थ होता है।
इसमें डीएनए की मात्रा अधिक होती है, वह आरएनए की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। हेट्रोक्रोमेटिन व यूक्रोमेटिन, क्रोमेटिन की अस्थायी अवस्थाएं होती है जो कि तंतुओं के विभिन्न अमाप के घटकों का कारण बनती है एवं सेल्स की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तनशील होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन भाग 250 एंगस्ट्रॉम के तंतुओं का बना होता है, जबकि यूक्रोमेटिन भाग 30 से 80 एंगस्ट्रॉम के तंतुओं से मिलकर बना हुआ दिखाई देता है, जिसको हमने आपको अभी बताया था। हेट्रोक्रोमेटिन देर से अर्थात समसूत्री विभाजन के दौरान प्रवस्था के अंतिम भाग में प्रतिकृति बनाता है, जबकि यूक्रोमेटिन एस प्रवस्था के प्रारंभ में प्रतिकृति बनाता है। हेट्रोक्रोमेटिन उपापचयी तौर पर अपेक्षाकृत अक्रिय होता है, अर्थात इस खंड की लंबाई के अनुपात में कुछ ही जीन्स पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स पूर्ण बाई गुणसूत्र हेट्रोक्रोमेटिक होता है और नर जिनमें बाई गुणसूत्र नहीं पाया जाता। वे सामान्य लक्षण, प्रारूप व जीवनक्षम होते हैं, यद्यपि वे वांझ होते हैं, क्योंकि शुक्राणु जनन के दौरान सामान्य शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता। हेट्रोक्रोमेटिक भाग का डीएनए आनुवंशिक तौर पर अक्रिय होता है और यह मैसेंजर आरएनए का निर्माण नहीं करता, जबकि यूक्रोमेटिक डीएनए आनुवंशिक तौर पर एक्टिव रहता है एवं प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया हेतु मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है।